अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो लीन ही ये सवाल है सर, सेलर लीन अगर बायर इंसॉल्वेंट या सॉल्वेंट हो, दोनों कंडीशन को अप्लाई कर सकता है, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ओनली इंसॉल्वेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट से चक्कर नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप क्या अप्लाई करेंगे, आपकी कोशिश होगी आप लीन अप्लाई करें, लेकिन जब एक बार आपके हाथ से पोजीशन चला गया तो फिर आप क्या करेंगे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि जब तक आपके हाथ में पोजीशन है आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट को अप्लाई कर ही नहीं सकते ना, आप लीन अप्लाई करेंगे। तो इसका सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट से लेना देना नहीं है, ये लेना देना आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट वगैरह से। तो उससे है, जब लीन लॉस्ट हो गया तो लॉ ने आपको एक और ऑप्शन दे दिया, लॉ ने कहा कि आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये है वो चीज। ये तो समझ लें, एक के बाद दूसरा ऑप्शन है। और कोई सवाल है तो पूछ लें। चलिए, ये हो गया सर। हम डिफरेंस बिटवीन लीड और स्टॉपेज की बात कर रहे थे, एक मिनट को चेक कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट है? वन। अच्छा, ये कहते हैं द सेलर लीन अटैचेस when the buyer is in default, whether he be solvent or insolvent. The right of stoppage in prices arises only when the buyer is insolvent. देखिए, ये इन्होंने डिफरेंस लिख दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं है आपका, जब किताब में लिखा हुआ है, लेकिन बात ये है कि जब आपके पास पोजीशन चला जाता है तो आपके पास स्टॉपेज इन ट्रांजिट अराइज हो जाता है। ठीक है, कि आप पोजीशन को रीगेन कर लें दोबारा से, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट उस वक्त भी अप्लाई हो जाता है। इससे सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का इतना कोई वो खास वो नहीं है। इन्होंने लिखा है कि लीन जो है अटैच when the buyer is in default whether he be solvent or insolvent, और right of stoppage को इन्होंने कहा सिर्फ तब अराइज होगा जब बायर इंसॉल्वेंट होगा। तो अगर बायर सॉल्वेंट भी है और आपके पास से गुड्स जा भी रही हैं, ठीक है, पेमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास से गुड्स निकल गई लेकिन बायर आपको पेमेंट नहीं कर रहा, सॉल्वेंट है, तो भी या तो आप गुड्स रुकवा सकते हैं ना। तो इससे ये, इसको छोड़ दें आप, ये डिफरेंस को आप कंसीडर नहीं करिएगा।
तो बेसिकली ये तो आपकी प्राइस रिकवरी के लिए हो रहा है ना, कि आप उससे पैसे निकलवा सकें। तो अगर आपके पास से लीन चला गया, वो सॉल्वेंट है, तब भी पैसे नहीं दे रहा, तो भी तो आप रास्ते में गुड्स रुकवा सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम तीसरे राइट की तरफ गुड्स के अगेंस्ट में। ठीक है, जो हमारे पास तीसरा राइट आता है वो आता है राइट ऑफ रीसेल। और अगर मैं कहूँ कि ये सबसे पावरफुल राइट है, तो ये बात भी गलत नहीं होगी, क्योंकि यही वो राइट है जो आपको जल्द से जल्द पैसे आपके दिला देता है। देखें, और अगर राइट ऑफ रीसेल को हम एब्सेंट कर दें, खत्म कर दें, तो लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी जो है वो भी शायद किसी काम का ना रहे। क्योंकि देखिए, ठीक है, आपने लीन कर लिया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट उसकी होल्ड कर ली, वो आपको पैसे नहीं दे रहा, आप कब तक प्रोडक्ट होल्ड करे रहेंगे? ठीक है, आपने प्रोडक्ट होल्ड करी, लीन अप्लाई करा, लेकिन अगर वो आपको पेमेंट नहीं करता, आप कब तक प्रोडक्ट होल्ड करे रहेंगे? वो बोले ठीक है, रखे रहो, नहीं दे रहा। अगर ये राइट से हटा दें हम रीसेल का, तो आप देखिए आपके जो दोनों राइट है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लीन के, वो भी बेकार हो जाएंगी। क्यों? आपने गुड्स को लीन किया, अप्लाई कर दिया लीन, आप होल्ड करे हुए। अच्छा, उसको पता है कि आप ये होल्ड तो कर सकते हैं, बेच नहीं सकते, रीसेल नहीं कर सकते, तो वो कभी भी आपके पैसे देगा ही। बोलेगा ठीक है, रखे रहो जब तक रख रहे हो। ठीक है, इस तरह की बात होगी ना। तो यही बात हम आगे इसमें पढ़ेंगे भी। द राइट ऑफ रीसेल इज अ वेरी वैल्यूएबल राइट गिवन टू एन अनपेड सेलर. In the absence of this right, the unpaid seller other right against the good, namely lien and stoppage in transit, would not have been of much use, because the rights only entitle the unpaid seller to retain the goods until paid by the buyer. ठीक है, if the buyer continues to remain in default, then should the seller be expected to retain the good indefinitely, especially when the goods are perishable? Obviously, this cannot be the intention of the law. Section 54 therefore gives to an unpaid seller a limited right to resell the goods in the following cases. देखिए, वही बात जो मैंने आपको बताई कि एक तो ये सबसे वैल्यूएबल राइट है। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आप को ये राइट नहीं दिया जाता और हम सिर्फ यहाँ तक होते कि भाई बायर जो है इन गुड्स को अपने पास, सॉरी, सेलर जो है अपने पास रिटेन रख सकता है कि बायर उसको पेमेंट कर दे, और बायर पेमेंट नहीं कर रहा, तो सेलर कब तक ये रिटेन रखेगा? क्या इंडेफिनिटली अनलिमिटेड टाइम के लिए रिटेन रख करेगा? नहीं, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती ना। तो यही वजह है कि लॉ ने आपके साथ अटैच करा राइट ऑफ रीसेल, जिसमें आपके पास लिमिटेड राइट होता है कि आप गुड्स को रीसेल कर सके। क्योंकि देखिए, जब सेलर को पता होगा इसने गुड्स अपने पास होल्ड कर लिया और इसके बाद ये राइट है कि अगर मैंने इसको पेमेंट नहीं करी तो ये रीसेल भी कर सकता है, तो लीन के बाद ये रीसेल का राइट एक्सरसाइज कर सकता है, तो बायर जो है उसको पेमेंट देगा। लेकिन अगर बायर को ये पता है कि सिर्फ लीन कर सकता है, इसको रीसेल नहीं कर सकता, तो बोलेगा ठीक है, मैं भी देखता हूँ कब तक रखेगा, आखिर स्टोरेज कॉस्ट भी तो बेयर कर रहा है, ये एक ना एक दिन मुझे ये गुड्स नहीं देगा। क्या हम लॉ में पहले पढ़ चुके हैं कि स्टोरेज कॉस्ट पे लीन अप्लाई नहीं होगा, लीन अप्लाई होगा सिर्फ ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। तो ये कब तक स्टोरेज कॉस्ट बेयर करता रहेगा? ये उसको रीसेल कर देगा, रीसेल नहीं करेगा, मुझे वापस देगा। ठीक है, तो इसी वजह से लॉ ने आपको राइट ऑफ रीसेल को एक लिमिटेड राइट दिया कि अगर आप का बायर लीन के बाद भी पेमेंट वगैरह नहीं करता, तो आपको लिमिटेड राइट टू रीसेल आ गया। किन केसेस के अंदर? कुछ केसेस लॉ ने डिफाइन करे हैं जिनके अंदर आपके पास लिमिटेड राइट ऑफ रीसेल आ जाता है। लिमिटेड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉ ने इसके कुछ केसेस डिफाइन करे। अगर केसेस नहीं होते तो फिर ये रीसेल का राइट होता सिर्फ, क्योंकि अनलिमिटेड था, आप कभी भी कर सकते थे। लेकिन लॉ ने इसमें कुछ लिमिटेशंस लगा दी। ऐसा ना हो कि आप फॉरेन से बायर से चीज लेकर आए और आपने खड़क से आगे मार्केट में दोबारा बेच दी। ठीक है, इन चीजों को रोकने के लिए लॉ ने क्या करा, इसमें एक लिमिटेशन लगा दी और कुछ केसेस बता दिए कि इन केसेस के अंदर आपके पास रीसेल का राइट आ जाता है। पहला केस, वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। देखें, जब गुड्स जो हो वो पेरिशेबल नेचर की हो, जल्द खराब होने वाली हो, उनकी प्रोडक्ट लाइफ या शेल्फ लाइफ बहुत कम हो, तो लाजमी बात है आपको ज्यादा अरसे तो रिटेन नहीं रख सकते। जैसे कि फ्लावर्स हैं, इनको आप ज्यादा अरसे रिटेन नहीं रख सकते क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। ठीक है, तो यही वजह है कि जब गुड्स जो वो पेरिशेबल नेचर की हो। या सेकंड, वेयर सच अ राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इन केस द बायर शुड मेक अ डिफॉल्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये राइट अपने पास रख लिया गया हो कि अगर बायर ने डिफॉल्ट किया,
अगर तुमने डिफॉल्ट किया तो मैं इन गुड्स को रीसेल कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये राइट रख लिया हो कि अगर तुम डिफॉल्ट करते हो तो मैं इन गुड्स को रीसेल कर दूंगा। फिर where the seller has given a notice to the buyer of his intention to resell and the buyer does not pay or tender the price within a reasonable time, कहते हैं कि सेलर ने बायर को कहा कि मैं तुम्हारी गुड्स को रीसेल कर दूंगा, नोटिस दिया, लेकिन उसके बावजूद बायर जो है ना वो पेमेंट कर रहा है ना पेमेंट करने की पेशकश कर रहा है एक रीजनेबल टाइम के अंदर। ठीक है, इसमें हमने रीजनेबल टाइम को भी देखना है। ऐसा ना हो कि आज आप नोटिस दें और कल उठा के सेल कर दें। और रीजनेबल टाइम एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो आप जज करेंगे केस टू केस, वेरी करेगा। ठीक है, तो तीन केसेस हैं, या तो गुड्स जो वो पेरिशेबल नेचर की हो, या बायर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये राइट अपने पास रिजर्व कर लिया हो कि अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं कर सके तो मैं इस गुड्स को रीसेल कर दूंगा। या तीसरी बात कि सेलर बायर को नोटिस दे कि अगर तुमने पेमेंट नहीं करी तो मैं इनको रीसेल कर दूंगा, और उसके बावजूद बायर जो है कोई रिप्लाई ना दे या पेमेंट ना करे। ठीक है, या पेमेंट करने की कोई पेशकश भी ना करे। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। इफ ऑन अ रीसेल देयर इज अ लॉस टू सेलर, ही कैन रिकवर इट फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बायर। But if there is a surplus on the resale, the seller can keep it with him because the buyer cannot be allowed to take advantage of his own wrong. If, however, no notice of resale as required C above is given to the buyer, the right of the seller to claim loss and retain surplus, if any, is reversed. In other words, if the unpaid seller fails to give notice of resale to the buyer, where neither the goods are of perishable nature and such a right was expressly reserved, he cannot recover the loss from the buyer and is under। चले पहले ऊपर वाली चीज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बड़े काम का पॉइंट है। नोटिस की वैल्यू बहुत ज्यादा है अगर आप पॉइंट सी में जाते हैं। देखिए, पहली बात तो लॉ कहता है कि अगर आपने रीसेल करी, आप रीसेल करते हैं और आपको कोई सरप्लस जनरेट हो जाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बायर को 100 रुपए देने थे लेकिन आपने जब गुड्स मार्केट में बेची तो 120 रुपए की बिक गई, तो इसका मतलब है एक सरप्लस जनरेट हो गया। ठीक है, अगर कोई सरप्लस जनरेट होता है तो फिर बात यह है कि जो भी सरप्लस होगा वो सेलर अपने पास ही रखेगा। क्यों? वजह ये है कि गलती किसकी थी? बायर की थी। बायर ने पेमेंट नहीं करी, तो जब बायर ने पेमेंट नहीं करी तो बायर को लॉ एडवांटेज क्यों दे? इतना काफी नहीं है कि लॉ उसको कोई सजा नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये बात है कि अगर कोई सरप्लस होता है तो वो सेलर अपने पास ही रखेगा, बायर को नहीं देगा। इसी तरह अगर लॉस होता है, फॉर एग्जाम्पल बायर को दे देते हैं 100 रुपए, गुड सेल हुई है 80 रुपए की, तो बाकी के जो 20 रुपए हैं वो बायर से रिकवर किए जाएंगे। बाकी के 20 रुपए बायर से रिकवर किए जाएंगे। ठीक है, सरप्लस होगा सेलर अपने पास रखेगा, लॉस होगा बायर से रिकवर करेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपने नोटिस दिया हुआ, जब आपने एक नोटिस सर्व किया हुआ कि भाई अगर तुमने पेमेंट नहीं करी तो मैं तुम्हारी गुड्स को रीसेल कर रहा हूं। अगर आपने ये काम किया हुआ तो होगा। अगर आप नोटिस सर्व नहीं करते तो ये राइट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या है? सरप्लस होगा तो आप बायर को देंगे, लॉस होगा तो सेलर खुद बेयर करेगा। ठीक है, अगर आप नोटिस नहीं देते तो आपको जो एडवांटेज मिला था वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब अगर सरप्लस हो गया तो सरप्लस का अमाउंट आप बायर को दे देंगे, और अगर लॉस होगा तो आपका अपना लॉस है, बायर को नहीं देंगे। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? या दोबारा समझा दूं? ठीक है जी, आगे कहते हैं इफ द अनपेड सेलर, in other words, if the unpaid seller fails to give notice of resale to the buyer, where neither the goods are of perishable nature nor such a right was expressly reserved, he cannot recover the loss from the buyer under an obligation to hand over surplus। अच्छा, ये he cannot recover the loss from the buyer and is under an obligation to hand over the surplus if any to the buyer arising from the resale। Thus, it will be seen that giving of notice to the buyer when so required is very necessary to make him liable for the breach of contract
It is so because such a notice gives an opportunity to the buyer either to pay the price and have the goods, or if he cannot pay, to supervise the sale to see that the same is properly paid. अब ये बात वही बात है कि देखिए नोटिस की सूरत हाल कब आई, ये सूरत हाल आएगी तभी जब ना गुड्स पेरिशेबल नेचर की हो, ना आपने अपने पास राइट रिजर्व किया हो। ए और बी केस नहीं होगा तो आप सी केस पे जाएंगे ना। तो अगर आप सी केस पे जाते हैं तो उसकी नोटिस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए अगर आप नोटिस नहीं देते तो आपका एडवांटेज रिवर्स हो रहा है। यही बात इसमें भी पूरी लिखी थी। एक सवाल है, शायद दोबारा बता दें। देखिए जी, पॉइंट नंबर ए तो बहुत आसान था, उन्होंने कहा गुड्स पेरिशेबल नेचर की हो। पॉइंट बी में उन्होंने कहा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात डिसाइड की हुई थी कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो मैं गुड्स को रीसेल कर दूंगा, तो भी बात बहुत आसान सी है। ठीक है, क्लियर सी बात है। बात करते हैं पॉइंट सी। पॉइंट सी में उन्होंने कहा कि अगर आपने बायर को पैसे नहीं दे रहा, बायर को नोटिस देके भाई अगर तुमने गुड्स नहीं दी तो मैं अभी गुड्स को मार्केट में दोबारा से सेल करने जा रहा हूँ, अगर आप ऐसी बात कर दें, ठीक है। तो अब बात हम करेंगे कि अगर आप नोटिस देने के बाद सेल कर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए जब सेल होती है तो अगर कोई सरप्लस होता है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बिकी, तो वो 20 रुपए सेलर अपने पास ही रखेगा, सरप्लस बायर को नहीं देगा, अपने पास रखेगा। क्यों? क्योंकि नेग्लिजेंस बायर की थी, डिफॉल्ट बायर का था कि उसने पे नहीं करा। अगर लॉस हो जाता है, बायर को 100 रुपए देने थे लेकिन आपने जब मार्केट में बेची तो आपको 80 रुपए मिले, तो बाकी के जो 20 रुपए वो कहां से आएंगे? वो आप बायर से रिकवर करेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आपने नोटिस दिया हो। अगर आप नोटिस नहीं देते, ठीक है, अगर आप नोटिस नहीं देते तो फिर क्या होगा? फिर ये राइट रिवर्स हो जाएगा। सरप्लस होगा तो सरप्लस बायर को देना पड़ेगा, लॉस होगा तो लॉस सेलर को खुद बेयर करना पड़ेगा। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि लॉ चाहता है कि बायर को एक आखिर में अपॉर्चुनिटी मिले कि वो पेमेंट कर ले, ठीक है। लेकिन अगर आप नोटिस नहीं देते तो फिर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। समझ में आ रही बात क्या? अगर आप नोटिस नहीं देते तो बेसिकली उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इसलिए लॉ ने इतना इधर सख्त डिसीजन लिया। आगे बढ़ते हैं। आखिरी पैरा देखते क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट absence of notice when so required affects the rights of the unpaid seller himself only as discussed above. It does not affect the title of the subsequent buyer who will acquire a good title to the goods. Section 54(3) specially declares where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit resells the good, the buyer acquires the good title thereto as against the original buyer, notwithstanding that no notice of the resale has been given to the original buyer. देखिए बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है लेकिन बड़े काम का पॉइंट है। कहते हैं कि अगर नोटिस आप नहीं देते तो वो सिर्फ अनपेड सेलर के राइट को इफेक्ट करेगा। क्या इफेक्ट किया उसने? कि सरप्लस आपको बायर को देना पड़ रहा है, लॉस खुद बेयर करना पड़ रहा है। लेकिन जिसको आप रीसेल कर रहे हैं, मतलब जो नया बायर आया है, उसके ओनरशिप को इफेक्ट नहीं कर रहा। कल को बायर आके उसके बाद ये नहीं बोल सकता, ओरिजिनल बायर आके ये बात नहीं बोल सकता कि भाई मुझे नोटिस नहीं दिया गया था, इस गुड्स पे मेरा हक है, मैं आज पेमेंट कर रहा हूँ, आप ये गुड्स मुझे दें। नहीं, आपकी सेल लॉ ने कहा है वैलिड सेल है। लॉ ने खुद कह दिया कि सेल आपकी बिल्कुल वैलिड होगी। मसला आएगा सिर्फ आपके अपने राइट्स के ऊपर। जो नया बायर आ रहा है उसके ओनरशिप पे कोई मसला नहीं है, ना ही कल को आपका ओरिजिनल बायर जाके उसको क्लेम कर सकता है कि जनाब इस गुड्स का ताल्लुक मुझसे नहीं। ठीक है, मसला जो लॉ ने दिया, मसला यहीं पे दिया कि भाई आपका अपना प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, आपके अपने राइट्स पे मसला आएगा। बाकी जगह लॉ ने कहा कि कोई मसले की बात नहीं है, अगले का टाइटल बिल्कुल ओके टाइटल है, उसमें कोई मसला नहीं होगा और डिफेक्टिव जरा सा भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब सेल ट्रांजैक्शन आपकी वैलिड है, सेल को इफेक्ट नहीं करेगा, आपके अपने जो राइट्स थे गुड्स के अगेंस्ट में उसको इफेक्ट करेगा। यहाँ पे आके आपके राइट्स अगेंस्ट गुड्स खत्म होते हैं। अब हम शुरू करेंगे राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली, कि बायर के अगेंस्ट में क्या क्या राइट है। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना फिर मैं आगे बढ़ के बायर के राइट्स पे जाता हूँ। चलिए, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। अब ये देखें, इससे पहले जितने राइट्स थे वो गुड्स के अगेंस्ट में थे ना,
आप रीसेल करें, आप लीन करें, आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट करें। अब देखिए बाद बात ऐसा भी तो हो सकता है आपने बायर को गुड्स की डिलीवरी दी, उसने गुड्स कंज्यूम कर ली। अब जब उसने कंज्यूम कर ली तो ना आप पे लीन होगा, ना स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा, ना रीसेल होगा। अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए लॉ ने क्या बात करी, लॉ ने कहा भाई इसलिए हमने आपको बायर के अगेंस्ट में भी कुछ राइट्स दे दिए कि बायर के अगेंस्ट में हमने आपको बायर के अगेंस्ट में भी कुछ राइट दे दिए कि अगर आप ऊपर वाले गुड्स के अगेंस्ट वाले राइट आप पे काम नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल गुड्स कंज्यूम हो चुकी हैं, आप वो फिजिकली ट्रेसेबल भी नहीं है, तो फिर लाजमी सी बात है आप बायर के अगेंस्ट में जो आपको राइट दे रहे हैं आप उन पे चले हैं। क्या क्या राइट है? पहला आता है सूट फॉर द प्राइस। ठीक है, वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स, वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर। ठीक है, कि जब प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स जो है, वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज, एक मिनट सर, सूट फॉर द प्राइस में बर्डन ऑफ प्रूफ सेलर पर आएगा ना, अभी पढ़ाने तो दो फिर देखेंगे किसमें बर्डन आएगा। वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर और वेयर द सेल प्राइस इज पेबल on a day certain, although the property in the good has not passed, and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the price according to the terms of the contract, the seller is entitled to sue the buyer for the price irrespective of the delivery of goods. Where the goods have not been delivered, the seller would file a suit for price normally when the goods have been manufactured to some special order and thus are unusable otherwise. ठीक है, लॉ ने आपको एक राइट दिया सूट फॉर द प्राइस। लॉ ने कहा कि जब आपकी एक डेट डिसाइड हुई भी और बायर उस पर प्राइस पे नहीं करता, भले ओनरशिप ट्रांसफर हो या ना हो, डिलीवरी हो या ना हो, लेकिन उस डेट पे अगर बायर जो है वो प्राइस पे नहीं करता तो आप बायर के ऊपर जाके सूट फाइल कर दें, भले से डिलीवरी आपके पास ही हो, कुछ भले से आपके पास। देखिए ऐसा नॉर्मली इंसान करेगा कब? लॉ ने तो एक बात कही ना, लॉ ने कहा कि भाई देखिए सूट फॉर द प्राइस क्या है। सूट फॉर द प्राइस ये है कि भाई गुड्स जो है भले डिलीवरी हुई नहीं हुई, ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं हुई, भले गुड्स सेलर के पोजीशन पे, लेकिन जो प्राइस की डेट है अगर उसमें प्राइस पे नहीं होती तो बायर पे आप सूट फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली। क्यों? वजह है, बाद औकात गुड्स ऐसी है कि उसको लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट या रीसेल आप कर ही नहीं सकते। लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब तक वो रीसेल ना हो, और रीसेल कर नहीं सकते। जैसे कि देखिए मेरी स्पेसिफिकेशन पे गुड्स बनी, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक स्वीट शॉप है दिलपसंद की। ठीक है, मैंने उसके बॉक्सेस बनवाए मिठाई के। जब मैंने मिठाई के बॉक्सेस बनवाए तो मैंने उस पर अपना नाम लिखवाया है दिलपसंद। अब वो मैंने नाम लिखवाया और हमारे बीच में डिसाइड हुआ था कि मैं 10 जनवरी को प्राइस पे करूँ। अगर मैं प्राइस पे नहीं करता, मुझे एक बात बताएं, लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का कोई फायदा है? क्या वो गुड्स रीसेल हो सकती है किसी और को? नहीं हो सकती। क्यों? मेरी स्पेसिफिकेशन पे स्पेशल ऑर्डर है। अब अगर वो लीन स्टॉपेज एंड ट्रांजिट करता है तो रीसेल तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुड्स इस काबिल ही नहीं है कि दोबारा बिके। जब रीसेल नहीं कर सकता तो रखना भी फजूल है, अनयूजेबल है उसके लिए, अनसेलेबल है। ठीक है, सेल कर ही नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? सूट फॉर द प्राइस में जाएगा। इसलिए लॉ ने बायर के केस में भी पर्सनली राइट दिया फिर सेलर को कि बाद और बाद स्पेसिफिकेशन गुड्स की इस तरह की होगी कि कुछ उन पे हो नहीं सकता, रीसेल वगैरह नहीं हो सकती। तो इसीलिए लॉ ने कहा सूट फॉर द प्राइस, कि आप प्राइस के ऊपर सूट फाइल करें और अपनी प्राइस रिकवर करें। क्लियर है ये पॉइंट? इसके बाद नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ। लाजमी की बात है इसमें सेलर पे ही होगा क्योंकि सेलर को प्राइस नहीं मिली है। देखिए पेरेंट वो सूट किसी भी गुड्स में कर सकता है, किसी भी गुड्स में सूट फाइल कर सकता है, लेकिन नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? देखिए अगर गुड्स ऐसी है जो मेरे पास रनिंग आइटम है, उस बायर ने नहीं थी, मैं क्या करूंगा? रीसेल करूंगा ना। देखूंगा, देखिए सूट करना कोई, एक तो आपका टाइम भी लगता है जजमेंट आने में, दूसरा
एक तो आपका टाइम भी लगता है जजमेंट आने में, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि आपके पैसे भी खर्च होते हैं। ऐसा तो नहीं है डायरेक्टली सूट फाइल हो जाएगा। तो जब कोई रनिंग आइटम है, पेरिशेबल नेचर का है भले से, या रनिंग आइटम है जो भी है, अगर वो आपके पास कहीं और सेल हो सकता है तो आप कहीं और सेल कर देना, उसको लीन वगैरह अप्लाई करके रीसेल कर दें, आप क्यों सूट फॉर द प्राइस में जाएंगे। और अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, आप सूट फॉर द प्राइस डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ठीक है सर। अच्छा जी, फिर आपके पास आता है सर, अगर पेरिशेबल गुड्स में सूट करेगा तो गुड्स तो वैसे ही खराब हो जाएंगी। अब ये तो उसको करने से पहले सोचना चाहिए ना कि अगर मैं इनको रीसेल आराम से कर सकता हूँ तो क्या जरूरत है मुझे कोड जाने की। और अगर रीसेल, अगर पेरिशेबल भी थी लेकिन रीसेलेबल आइटम नहीं था, दोबारा से रीसेल नहीं हो सकता था, तो कोड चले आए, गुड्स खराब होगी तो आपको तो पैसे मिल रहे ना। ये तो बायर की अपनी नेग्लिजेंस है ना भाई कि वो पैसे नहीं दे रहा था आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए। Suit for damages for non-acceptance where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods. The seller may sue him for damages for non-acceptance. The seller remedy in this case is a suit for damages rather than an action for the full price of the goods. ठीक है जी। अब ये क्या है, आपने गुड्स तैयार करी, सब कुछ करा, बायर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, डिलीवरी नहीं ले रहा, रॉन्गफुली मना कर रहा है, आपकी डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आपको प्राइस भी पे नहीं कर रहा। ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, आप उस पर डैमेजेस का सूट फाइल करेंगे, प्राइस का नहीं करेंगे। लॉ आपको डैमेज दिला देगा, फुल प्राइस नहीं दिलाएगा। फॉर एग्जांपल वो गुड्स की उनकी प्राइस मार्केट में बढ़ गई, ठीक है, उनकी प्राइस मार्केट में बढ़ती है तो आपको लॉ डैमेज दिलाएगा। या आपको उनको बनाने में कोई लागत वगैरह आई है, या कोई भी ऐसी चीज जिसको लॉ कहेगा ये डैमेज है, लॉ आपको पूरी प्राइस नहीं दिलाएगा, आपको डैमेज दिला देगा। जैसे कि वो गुड्स उसके वेयर हाउस तक गई, आपने एक ट्रांसपोर्ट पे करा, रनिंग आइटम है आपको पता है कहीं और भी निकल जाएगा, लेकिन उसके वेयर हाउस तक गई, आपने ट्रांसपोर्ट पे करा, उसने गुड्स एक्सेप्ट नहीं करी, वो वापस आई है, तो अब जो ट्रांसपोर्टर की प्राइस है वो डैमेज है, वो नॉन एक्सेप्टेंस की, उसमें आप बायर से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, फुल प्राइस आप नहीं करेंगे, आप नॉन एक्सेप्टेंस की उस पर डैमेजेस रिकवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है यार गुड्स तो रीसेल कहीं पे भी हो जाएगी, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट लगी है ये कौन देगा। इसलिए लॉ ने आपको कहा कि आप फुल प्राइस का सूट फाइल नहीं करें, आप डैमेज का अलग से भी सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मजीद है, द डैमेजेस आर कैलकुलेटेड इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 73 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो हमने डैमेजेस वाला चैप्टर पढ़ा था, डैमेजेस उसी के जरिए कैलकुलेट होंगे कि वो ऑर्डिनरी है, वो नॉमिनल है, वो स्पेशल है, ठीक है, या विंडिक्टिव है, क्या चीज है, लिक्विडेटरी डैमेज है, ये तमाम जो है कैलकुलेशन जो है, जो असेसमेंट है डैमेज की, वो तमाम की तमाम उसी सेक्शन 73 के तहत होगी। That is the measure of damages is estimating the loss arising directly and naturally from the buyer। फिर ये सारी बातें वही लिखी हुई है। देखिए डैमेजेस और प्राइस एक साथ क्यों रिकवर होते हैं, जब आपको प्राइस मिल गई, जब आपको प्राइस मिल गई तो डैमेज कैसे हुआ, डैमेज तो हुआ ही नहीं ना। जब आपको प्राइस मिल गई तो आपको डैमेज तो हुआ ही नहीं। प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपने तो प्राइस ले ली, जब आपने प्राइस रिकवर कर रहे हैं आप, तो फिर डैमेज तो बनता ही नहीं ना। हाँ, स्पेशल डैमेज वगैरह रिकवर होना एक अलग बात है, ये स्पेशल डैमेज रिकवर हो रहा, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि कभी कभी आपको याद होगा कि लॉ नॉमिनल डैमेज भी लगा देता है, कि आप ये काम बार बार ना करें, इसलिए एक नॉमिनल डैमेज लगा देता है। फिर आपके बाद है सूट फॉर स्पेशल डैमेज एंड इंटरेस्ट। द सेक्शन एंटाइटल्स द सेलर टू सू द बायर फॉर स्पेशल डैमेजेस
also for such loss which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. In fact, the section is only declaratory of the principle regarding special damage laid down in section 73 of the Pakistan Contract Act. The section also recognizes unpaid seller right to get interest at a reasonable rate on the total unpaid price of the goods sold from the time it was due until it is actually paid. दो हिस्सों में पढ़ते हैं इस हेडिंग को. एक तो आप लॉ कहता है कि आप स्पेशल डैमेज का सूट भी फाइल कर सकते हैं, दूसरा कहता है इंटरेस्ट का. इंटरेस्ट वाली बात को छोड़ दें, अभी हम स्पेशल डैमेज की बात करते हैं. देखिए स्पेशल डैमेज क्या है कि इनडायरेक्टली भी सेलर को कोई लॉस अराइज हो रहा है, इनडायरेक्टली भी सेलर को कोई लॉस अराइज हो रहा है, तो वो डैमेज भी आप बायर से रिकवर करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए गुड्स मैन्युफैक्चर करी थी बैंक लोन लेकर. बैंक लोन पे आपको पता है मुझे इंटरेस्ट ही देना है, लेकिन बैंक लोन पे मुझे इंटरेस्ट भी देना है. या चले इसको छोड़े, आसान एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये बात बता दी थी कि देखो यार अगर ये कुछ तुम खरीद रहे हो तो ठीक है, अगर तुम नहीं खरीदते तो तुमसे ज्यादा प्राइस मुझे मिस्टर बी दे रहे थे. ठीक है, लेकिन आपने फिर भी कहा कि नहीं यार गुड्स मैं ही खरीदूंगा. आपने कहा मैं 110 में लूंगा, मैं एग्री था, लेकिन मिस्टर बी मुझे 120 रुपए दे रहे थे पर यूनिट. अब यहाँ पे मैं अगर वो बायर जो है वो डिफॉल्ट करता है तो मैं उससे स्पेशल डैमेज रिकवर करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं बेचता तो बी को बेच देता और ये मुझे एक लॉस हो रहा है, तो ये भी मैं रिकवर करूंगा. दूसरी रही बात इंटरेस्ट की, तो लॉ ने आपको ये अलाउ किया हुआ है कि जितने दिन आपकी प्राइस अनपेड रहेगी उतने दिन का इंटरेस्ट जो है आप रिकवर कर ले बायर. ये आपको लॉ ने अलाउ किया हुआ है. ऐसा क्यों है? देखिए बेसिकली इंटरेस्ट क्या होता है, एक फाइनेंशियल चार्ज होता है जब आप किसी दूसरे का एसेट यूज करते हैं. बैंक का क्या होता है, बैंक आपसे इंटरेस्ट क्यों लेता है, आप बैंक का कैश यूज करते हैं. ठीक है, तो जब भी किसी दूसरे का एसेट आप यूज करते हैं तो उसका जो फाइनेंशियल चार्ज है वो बेसिकली इंटरेस्ट है कि आप उसका पैसा यूज कर रहे हैं. तो अगर मैं एक अनपेड सेलर हूं, इसका मतलब है मुझे पेमेंट नहीं हुई. मुझे पेमेंट नहीं हुई तो वो पेमेंट किसके पास है, वो बायर के पास है. हालांकि उस पेमेंट में राइट किसका था, राइट मेरा था, मुझे होनी थी. लेकिन ये जो पेमेंट है ये बेसिकली मेरा एसेट है, लेकिन अभी यूज कौन कर रहा है, बायर कर रहा है. अपने पास भले होल्ड करा हुआ है वो, लेकिन हम कहेंगे कि यूज बायर ने करिए, तो जितने दिन यूज करिए उतने दिन का इंटरेस्ट लॉ कहता है आप लें. उतने दिन का लॉ कहता है कि आप इंटरेस्ट सामने वाले से वसूल करें जितने दिन आपने वो यूज करें. ठीक है, तो लॉ ने ये अलाउ किया हुआ है कि बायर के खिलाफ ना सिर्फ आप ऑर्डिनरी डैमेज कर सकते हैं बल्कि स्पेशल डैमेज का भी सूट फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा आप उससे इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकते हैं. जितने दिन आप अनपेड सेलर रहे हैं उतने दिन का आप उससे इंटरेस्ट वगैरह रिकवर कर ले, वो देगा आपको. ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं. सारे समझ में आ गए? सेलर के राइट्स अगेंस्ट बायर 3 ही थे. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. अब कुछ देखें बायर के भी राइट होते हैं अगेंस्ट सेलर. कुछ राइट जो है बायर को भी मिले हुए सेलर के अगेंस्ट. कैसे? Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages for not delivery. अब हो क्या रहा है कि सेलर डिफॉल्ट कर रहा है, किस तरह से नॉन डिलीवरी करके कि मैं आपको गुड्स डिलीवर नहीं कर सकता या कर ही नहीं रहा. ऐसी सूरत हाल में बायर जो है फिर उसमें नॉन डिलीवरी के डैमेजेस फाइल करेगा, डैमेजेस का सूट फाइल करेगा फॉर नॉन डिलीवरी. और डैमेज याद करिए रखिएगा कि बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट होंगे जैसे कि हमने सेक्शन 73 ऑफ पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे. ठीक है, वहां ऑर्डिनरी भी था, स्पेशल भी था. अब ऑर्डिनरी कैसे चार्ज होगा? फॉर एग्जांपल आपने सेलर को ऑर्डर किया था, गुड्स की मार्केट प्राइस थी उस वक्त 50,000. सेलर आज डिलीवरी नहीं करता, अब आप क्या करेंगे, मार्केट से आगे लेके जब आप मार्केट आ रहे हैं तो वो मिल रही है 60,000. तो 10,000 एक नेचुरली एक डायरेक्टली अराइज हुआ है लॉस,
तो ये आप रिकवर करेंगे ऑर्डिनरी डैमेज। दूसरी बात, अगर स्पेशल डैमेज है, आपने ऑलरेडी बायर सेलर को बताया हुआ था कि भाई कल को अगर तुमने मुझे डिलीवरी लेट करी तो मैं आगे कुछ डिलीवर नहीं कर पाऊंगा और वहां मुझे प्रॉफिट लॉस होगा, ये बात आपने सेलर को इन्फॉर्म करी हुई थी, तो फिर आप वो पैसे भी रिकवर करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि अगर स्पेशल डैमेज आपने रिकवर करना है तो जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होते वक्त आपने ये बात बतानी है कि देखो अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट टाइमली परफॉर्म नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारी वजह से इतने का लॉस हो जाएगा, तो वो जो लॉस मुझे होगा उसको मैं एज अ स्पेशल डैमेज तुमसे रिकवर करूंगा। तो लॉ भी यही कहता है कि बायर जो है अगर उसको कोई लॉस होता है नॉन डिलीवरी की वजह से, तो ना सिर्फ ऑर्डिनरी बल्कि स्पेशल डैमेज भी रिकवर कर सकता है, बशर्ते ये कि उसने बताया हुआ हो कि स्पेशल डैमेज भी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है सूट फॉर, एक सवाल है, नहीं है सवाल नहीं है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हमने बहुत दफा बात करी है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कब फाइल होता है, जब मॉनेटरी कंपनसेशन एक एडिक्वेट रेमेडी ना हो, कि जो आपको मॉनेटरी कंपनसेशन मिल रहा है, जो पैसे मिल रहे हैं आपको, वो आपके लिए एक एडिक्वेट, एक मुनासिब रेमेडी ना हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सेलर ने एक बहुत ही नायाब पिक्चर सेंड कर दी, पेंटिंग सेल कर दी, सारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हर चीज हो गई, लेकिन अब वो पेंटिंग सेल करने से मना कर रहा है। अब यहाँ पे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं यार, उस पेंटिंग की जो बात है वो बात अलग है, मैं यहाँ पे मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं लूंगा, मुझे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए। और अगर कोर्ट को भी ये लगे कि हाँ ठीक है, ये बात आपकी सही है कि यहाँ पे पैसे जो है, जो मनी है, वो मॉनेटरी कंपनसेशन जो है वो एक एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, तो कोर्ट कहेगा कि ठीक है, आप जो है इसको एक वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही सेल आउट सॉरी करें, परफॉर्म करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेंटिंग की हमने बात करी थी कि ओरिजिनल पेंटर की अगर डेथ हो चुकी है और वो एक आखिरी पेंटिंग है उसके हाथ के बनाई हुई, और वो आप किसी से खरीद रहे थे और अब वो आपको बेचने से मना कर रहा है, वो कह रहा है पैसे वापस ले लो या इंटरेस्ट के साथ ले लो, आपको लॉ बोलेगा नहीं, यहाँ आपके लिए पैसे एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, आप यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें और आप इससे पेंटिंग ही लें। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास सूट फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। देखिए, वारंटी के ब्रीच पे हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिसेंट नहीं किया जा सकता, डैमेज क्लेम करते हैं। ये हमने इस एक्ट के शुरू में भी पढ़ा था कि वारंटी का ब्रीच क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल मैंने 100 फैंस की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने रॉयल के 100 फैंस मंगाए और मैंने ऑफिस एड्रेस पे मंगाए थे, लेकिन गलती से डीलर ने मेरे घर के एड्रेस पे सेंड कर दी, तो ये बेसिकली उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं कराई है, उसने ब्रीच ऑफ वारंटी किया है। और जब वो ब्रीच ऑफ वारंटी करता है तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, हाँ डैमेजेस क्लेम हो जाते हैं। ठीक है, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय द सेलर और वेयर द बायर इलेक्ट और इज कंपेल्ड to treat breach of condition as breach of warranty, the buyer is entitled to file a suit for damages if the price has already been paid. But if the buyer has not yet paid the price, he may ask the seller for a reasonable reduction in price. कह रहे कि अगर वारंटी का ब्रीच हो रहा है या कंडीशन का ही ब्रीच हुआ था लेकिन आपने उसको एज अ वारंटी ब्रीच कंसीडर करा था, तो आप डैमेज क्लेम करेंगे, और डैमेज आप क्लेम करेंगे तो ठीक है, जो आपको लॉस हुआ है वो आप उससे रिसीव करें। फॉर एग्जांपल उसने आपके घर पे फैंस डिलीवर्ड कर दिया ऑफिस की जगह, तो अब घर से ऑफिस जाने का जो ट्रांसपोर्ट लगेगा वो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, बात यह है कि अगर बायर आपने ऑलरेडी प्राइस पे करी हुई थी बायर ने, तो वो रिकवर करेगा, लेकिन अगर ऑलरेडी प्राइस पे नहीं करी थी तो वो सेलर को बोलेगा अब आप अपनी प्राइस रिड्यूस करें, क्योंकि आपने ब्रीच ऑफ वारंटी कराया तो मैं डैमेज के तौर पे इतने पैसे आपके डिडक्ट कर लूंगा, आप उसको रिड्यूस करें। Here also damage are to be certain। अब ये वही बात लिखी हुई है कि यहाँ पे भी डैमेज जो है वो कैलकुलेट कैसे होगा, सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Thus the laws arising directly and naturally from the which the difference between the value of the good that's delivered and the value they could have had if the good had answered to the warranty can be recovered। वही बात कर रहे हैं कि वारंटी का डैमेज भी कैसे आप रिकवर करेंगे, वो असेसमेंट आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे कि सेक्शन 73 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कहता है। फिर अगला है सूट फॉर रेसिशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन। रेसिशन आपको पता है कैंसिलेशन को कहते हैं,
The breach of condition entitles to the buyer to treat the contract as repudiated accordingly. Where there is a breach of condition by the seller, the buyer is entitled to file a suit for rescission of the contract. Also, he may claim damages for loss suffered on the footing that the whole contract is broken when the seller is guilty of not paying. वही बात कह रहे हैं कि अगर सेलर जो है वो ब्रीच ऑफ कंडीशन करता है तो बायर ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा बल्कि वो डैमेज भी क्लेम कर सकता है अगर उसको उससे कोई लॉस हो रहा है तो। ठीक है, अगर कोई लॉस होता है तो ना सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा बल्कि वो कंडीशन पे जो भी उसको लॉस वगैरह हो रहा है वो भी वो रिकवर करेगा एज अ डैमेज। जी फवाद पूछे। पॉइंट 3 का सेकंड पैरा जो है वो यही बात कह रहा था कि देखें अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो रहा है तो बायर जो है वो हमेशा डैमेज क्लेम करता है। और अब डैमेज क्लेम किस तरह होगा, अगर ऑलरेडी बायर प्राइस पे कर चुका था तो उससे बोलेगा आप मुझे आप डैमेज के इतने पैसे वापस दीजिए। लेकिन अगर बायर ने प्राइस पे नहीं करी थी तो वो सेलर को क्या कहेगा कि मैं आपके पैसों में से इतने पैसे काटूंगा, आप प्राइस को रिड्यूस करें। ये बात लिखी है। और फिर जो सेकंड पैरा है वो वही बात लिखी हुई है कि अब ये देखें ये बात हर जगह बार बार लिख के इसलिए मैं हर जगह बता नहीं रहा क्योंकि ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ाया था, फिर यहाँ भी मैं बता चुका हूँ कि जो डैमेजेस की असेसमेंट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही तहत होगी। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपने डैमेजेस का चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, जहाँ स्पेशल ऑर्डिनरी नॉमिनल सब आप पढ़कर आ रहे हैं, असेसमेंट बिल्कुल वैसे ही होगी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लॉस अराइज हो रहे हैं वो रिकवर किए जाएंगे। फिर आप आते हैं चौथा, तो सूट फॉर रेसिशन हो गया। पांचवें में आए suit for recovery of the price together with the interest. If the buyer has already paid the price of the goods to the seller and the goods are not delivered or they are stolen, he can sue the seller for the refund of the price and also the interest at a reasonable rate from the date of payment to the date of refund. देखिए अगर बाद बात ऐसा होता है कि आपने कोई एडवांस पेमेंट करी हुई थी गुड्स की और गुड्स आपको सेलर डिलीवर नहीं करेगा तो आप ना सिर्फ उससे प्राइस रिकवर करें बल्कि आप उससे इंटरेस्ट भी लें। आप उससे इंटरेस्ट भी लेंगे, भाई इतने अरसे तुमने मेरा एसेट जो है वो यूज करा, तुमने मुझे पे नहीं करा, इसलिए आज मैं तुमसे इंटरेस्ट भी लूंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये पैसा अगर तुम्हारे पास नहीं होता मैं बैंक में रखता तो बैंक में मैं इंटरेस्ट लेता, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें एडवांस में दिया तो मुझे लॉस हुआ है। तो लॉस को बेसिकली लॉ ने इसलिए कहा कि आप इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकते हैं, आप रिकवरी तो प्राइस की करें उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी लें। इंटरेस्ट रेट रीजनेबल रेट होगा, जो मार्केट प्रीवेलिंग रेट होगा आपका वही चल रहा होगा वो लेंगे आप। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्शन सेल। ऑक्शन आप लोगों ने काफी दफा देखा भी होगा, ड्रामों में, फिल्मों में बहुत दफा आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही ऑक्शन होता है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। In auction sale, the auctioneer invites bids from prospective purchaser and sells the goods to the highest bidder. अच्छा, ऑक्शन की थीम तो आपको पता ही है कि लोग आते हैं, बोली लगाते हैं और जो सबसे हाई बोली लगाता है, जो हाई बिड देता है, हम उसको चीज सेल आउट कर देते हैं। यही ऑक्शन का तरीका होता है। और ऑक्शन आपको पता है कि इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ऑफर नहीं होता। जो आते हैं वो फिर आपको ऑफर दे रहे होते हैं बिड की सूरत में। ठीक है, तो ऑक्शन को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहला, where the goods are put up for sale in lots. Each lot is prima facie deemed to be the subject of a separate contract house. अगर ऑक्शन में कुछ गुड्स लॉट्स की सूरत में रखी गई हैं, तो हर लॉट को हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही ट्रीट करेंगे। पहला इंप्रेशन यही आएगा कि हर लॉट को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा। हाँ, अगर आपने कोई स्पेशल आपस में अरेंजमेंट कर लिया तो एक अलग बात है कि आप पूरी लॉट को एक ही कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर कर लें, लेकिन वैसे अगर डिफरेंट लॉट्स है तो हर लॉट्स को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करेंगे। तो ये भी जरूरी नहीं है कि सारी लॉट एक ही बंदा बिड कर ले, ये मुमकिन है कि एक लॉट एक बंदा बिड करे, दूसरी लॉट दूसरा बंदा बिड कर ले। तो यही वजह है कि लॉ ने कहा है कि अगर गुड्स लॉट्स की सूरत में तो हर किसी को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे। सेकंड, the sale is complete when auctioneer announces its completion by the fall of hammer. देखिए सेल कब कंप्लीट होगी, ये आपका ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन है वो एक हैमर मारे,
1 2 3 के कंप्लीट के कोई भी आपका जो कस्टमरी मैनर होगा उस जगह का, उस कंट्री का जो भी कस्टमरी मैनर होगा, हाईएस्ट बिड वाले को वही आपका एक सेल की कंप्लीशन का अलार्म होगा। जैसे द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन by the fall of the hammer or in the customary manner, say by saying word like 1 2 3 or going on, and until such announcement is made by bidder may retract his bid. On the other hand, the optioner is also not bound to accept the highest bid if he feels that it is much below his expectation. Of course, he is not accepting the highest bid would injure his business reputation because it is the custom of a trade that good must be sold to the highest bidder. ठीक है, एक तो उन्होंने वो बात लिख दी कि बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा, जब वो 1 2 3 कहते हैं, हैमर मार दे, जो भी आपका कस्टमरी मैनर है उससे बिडिंग प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि देखिए बातों बात ऐसा है कि जरूरी नहीं है हाईएस्ट बिड को कंसीडर करें। क्यों? फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोडक्ट थी, आपकी प्रोडक्ट जो थी वो थी 10 लाख रुपए की, आपने उसकी बिडिंग स्टार्ट करवाई, आपके पास हाईएस्ट बिड आ रही है 9 लाख। तो अब जरूरी नहीं है कि आप 9 लाख के बिड को एक्सेप्ट करें, आप मना भी कर सकते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? इससे होता ही है कि आपकी बिजनेस रेपुटेशन खराब होती है, क्योंकि एक नॉर्मल सिनेरियो यही है कि हमेशा हाईएस्ट बिड को हम गुड सेल आउट कर देते हैं। लेकिन अगर हाईएस्ट बिड ही अप टू द मार्क नहीं आई है तो आप मना कर सकते हैं, आप नहीं करें इसे। इसलिए नॉर्मली ऑक्शनर क्या करते हैं, ऑक्शनर पहले ही बोल देते हैं भाई इस प्रोडक्ट की प्राइस की बिड जो है वो इतने रुपए से स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना आईफोन अगर सेल करने जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि देखो यार जो पहली बिड स्टार्ट करना वो 20,000 रुपए से करना। इससे फायदा यही होगा कि बिड ऊपर चली जाएगी, ऐसा ना हो कि 20-25 रुपए 2-3 हजार रुपए से बिड स्टार्ट हो रही है और फिर वो जाते जाते वो जा ही नहीं पाए। तो यही वजह है कि ऑक्शनर पहले से कह देते हैं कि आपकी जो बिडिंग है वो आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है जनाब, फिर आगे चलते हैं। In a language of Contract Act, a notice or advertisement of an auction sale is simply an invitation to an offer. The bid constitutes the offer and the fall of hammer constitutes the acceptance. An offer can always be withdrawn before its acceptance and need not necessarily be accepted. In this connection, it may be of interest to note that the auctioneer has a right to make the auction subject to any condition he likes. Thus, if the auctioneer expressly announces that bidding once made cannot be withdrawn, then that will hold good and normal contractual rule. An offer may be revoked before its acceptance will not apply. देखिए ये उन्होंने मजीद आगे बात क्या करी, उन्होंने लिखा कि देखिए ये जो बिडिंग प्रोसेस है ये भी एक ऑफर और एक्सेप्टेंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ही बन रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, अब इसमें ऑफर क्या है, इनविटेशन टू ऑफर आप देंगे, बिडर आएगा अपने बिड लगाएगा, वो ऑफर होगा। एक्सेप्टेंस वो हैमर को फॉल करना हो गया कि उसने जब फॉल किया हैमर तो वो बेसिकली एक एक्सेप्टेंस हो गई। तो नॉर्मली ये भी एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन रहा है। फिर हम जब लीगल रूल्स पे आते हैं तो हमने एक बात करी थी कि ऑफर के साथ आप कोई भी कंडीशन अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल हो जाता है कि आपको हो सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले, लेकिन लॉ साथ में ये भी कहता है कि ऑफर के साथ कोई भी एक्सेप्टेंस अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्शनर ये भी कह सकता है कि एक बार जो आपने बिड दे दी वो आप कभी भी रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये वाली बात ऑक्शनर कह देता है तो इसका मतलब है द ऑफर कैन बी मे बी रिवोक बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस वाला जो क्लॉज है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक जनरल सिनेरियो था। यहाँ पे उसने दूसरा क्लॉज अप्लाई कर दिया कि ऑफर के साथ कोई भी कंडीशन अटैच हो सकती है, और उसने अटैच कर दी कि भाई ऑफर जो है वो आपने रिवोक नहीं करना। ठीक है, ऑफर कभी भी रिवोक नहीं हो सकती। इसी तरह वो ये बात भी कर सकते हैं कि ऑफर जो आपने देनी है वो इतने से ऊपर की देनी है, एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि इससे नीचे की बिडिंग नहीं आनी। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट है द सेलर or any one person on his behalf can bid at the auction provided such a right to bid has been expressly reserved at the time of notifying the auction sale.
The employment of a second buffer is fraudulent even if the right to bid is expressly reserved. If the seller makes use of pretended bidding to raise the price without expressly notifying about the same, the sale may be treated as fraudulent by the buyer and he may avoid the contract on that ground. ठीक है जी, कह रहे कि seller or any one person on his behalf can bid at the auction, provided such a right to bid has been expressly reserved at the time of notifying the auction sale. देखिए जी, पहली बात कहते हैं कि सेलर जो है उसके बिहाफ, सेलर कौन है जो ऑक्शन करा रहा है ना, कोई प्रोडक्ट जो बेच रहा है, उसके बिहाफ पे भी आप, सेलर अपने बिहाफ पे भी खड़ा कर सकता है किसी को बिडिंग करने के लिए। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो वो ऑलरेडी नोटिफाई करेगा कि ये बंदा मेरी तरफ से बिड कर रहा है, ठीक है, ये बंदा मेरी तरफ से बिड करेगा, वो ये बात नोटिफाई करेगा ऑक्शन के एंड वक्त। अगर वो नोटिफाई नहीं करता और वो एक प्रिटेंडेड सेलर खड़ा कर रहा है प्राइस को रेस करने के लिए, प्रिटेंडेड बिडर खड़ा कर रहा है सिर्फ प्राइस रेस करने के लिए, तो ये फ्रॉड है और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉइड हो सकता है फ्रॉड के ग्राउंड पे, अवॉइड कर सकते हैं आप। जैसे कि आपने कराची में जो लोग रहते हैं उन्होंने देखा होगा सदर में ऑक्शन बहुत ज्यादा होता है, और सदर में जो ऑक्शन हो रहा होता है वो ऐसे ही होता है कि उन्होंने 4-6 अपने लोग खड़े करे हुए होते हैं जो आपकी बिडिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही आप बड़ी बेटे लगाते हैं वो चुप हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं और आपको फिर वो चीज खरीदनी पड़ती है, लेकिन आप चाहें तो वो वाइट कर सकते हैं क्योंकि वो फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। और ना सिर्फ ये बाकायदा न्यूज में भी प्रोग्राम में आया था, ठीक है, न्यूज में भी वहां पे प्रोग्राम में आया था। तो बात वही है कि सेलर अगर किसी को अपनी तरफ से बिडिंग में खड़ा कर रहा है तो सेलर को ये बात ऑप्शन के वक्त बतानी है, लेकिन अगर वो ये बात नहीं बताता और वो सिर्फ बिड इंक्रीज करने के लिए बंदा खड़ा कर रहा है तो इसका मतलब है वो फ्रॉड कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। फिर चौथा पॉइंट है, द सेल मे बी नोटिफाइड, the sale may be notified to be subject to a reserved or upset price. It is a price below which the auctioneer will not sell, and he may by mistake knock down the lot for less than the reserved price. No valid contract comes to an existence, and he can refuse to deliver the goods to the highest bidder. ठीक है जी, where the sale is without reserve, the goods must be sold to the highest bidder irrespective of the bid amount. But it is only a usage or custom of trade because otherwise the auctioneer is free to accept or reject any offer or bid made to him. ये वही बात है जो मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ कि बाद सेल में आप नोटिफाई कर सकते हैं कि जी ये मेरी अपसेट प्राइस है, कि आपने जब बिड करना है तो इस प्राइस से ऊपर करना है, इससे नीचे नहीं करना। आपने एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि इस बेंचमार्क से नीचे की बिड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो इसका मतलब है आप सेल भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप गलती से, कोई शख्स फॉर एग्जाम्पल आपने सेट करा था 10,000 और कोई शख्स 8,000 की बिड कर रहा है और आप गलती से हैमर फॉल कर देते हैं, गलती से भी अगर आप हैमर फॉल कर देते तो आप रिफ्यूज कर सकते हैं। लॉ ने आपको ये राइट दिया हुआ है कि आप रिफ्यूज कर दें बिडर को, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक अपसेट प्राइस सेट करी हुई थी और आपसे ये मिस्टेक हुई, ठीक है। आगे लिखते हैं वेयर द सेल इज विदाउट रिजर्व द गुड्स must be sold to the highest bidder. अगर आप अपसेट मार्क सेट नहीं कर सकते तो देखिए नॉर्मली यही है, कस्टम यही कहता है जो हाईएस्ट बिडर है उसको आप सेल कर दें, लेकिन वो अलग बात है कि ऑक्शनर फ्री है कि वो बिड किसी की एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, जो भी उसको ऑफर हो रही है। लेकिन कस्टम ये कहता है कि फिर हाईएस्ट बिड को आप सेट कर दें। इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए ऑक्शनर क्या करते हैं, ऑलरेडी एक अपसेट प्राइस सेट करते हैं। लास्ट पॉइंट, नहीं second last, a knockout agreement between intended buyers not to bid against each other is not illegal. अगर 4-6 बायर एक साथ आए हैं और वो आपस में ये डील कर आए, नॉकआउट एग्रीमेंट उसको कहते हैं कि वो एक दूसरे के खिलाफ बिड नहीं करेंगे, तो ये बात लीगल है, लॉ ने अलाउ की हुई, ठीक है। अगर 3-4 लोग आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ बिड नहीं करेंगे तो लॉ ने ये बिल्कुल अलाउ किया हुआ है, आप ये कर सकते हैं। छठा पॉइंट, द ऑक्शनर कैन नॉट सेल गुड्स ऑन क्रेडिट और एक्सेप्ट पेमेंट
by means of a bill of exchange. Also, he cannot be compelled to accept the check for the purchase price. पहली बात तो उन्होंने कह दिया कि ऑक्शनर जो है वो क्रेडिट सेल नहीं करेगा। दूसरी बात, आप उसको मजबूर भी नहीं किया जा सकता कि वो चेक रिसीव करे। वो कर ले चेक रिसीव तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था चेक इज एज गुड एज कैश। आपको नहीं बताया था, सॉरी, अकाउंट्स में बताता हूं मैं कि चेक बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि कैश होता है, ठीक है। तो चेक इज एज गुड एज कैश, तो चेक को रिसीव कर सकता है, लेकिन आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि ऑक्शनर क्रेडिट सेल नहीं करेगा, हमेशा कैश सेल करेगा, क्रेडिट नहीं करेगा। बादों का आप उसको चेक आपसे वो लेगा, बादों का नहीं लेगा, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। वो हो सकता है ये क्या कि भाई मैं तो या तो पे ऑर्डर लूंगा या मैं कैश लूंगा, ठीक है। वो तमाम चीजें हम सिनेरियो के हिसाब से होती है। यहाँ पे आके आपका सेल ऑफ गुड एंड हो जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला सैटरडे को मैं आपको इसके भी एमसीक्यूज भेज दूंगा और मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट के भी एमसीक्यूज सारे के सारे भेज दूंगा। अच्छा, एक सवाल है सर, हायर बिड को अगर ऑक्शनर एक्सेप्ट नहीं करता तो ये बात पहले ऑक्शनर को बताना जरूरी है। देखिए, कस्टम तो यही कस्टम पे डिपेंड करता है ना ये। अगर आपके मुल्क का कस्टम ये है कि हाईएस्ट बिड ऑलरेडी एक्सेप्ट करनी है तो फिर तो आपको करनी है। लेकिन अगर कस्टम नहीं है, अब यहाँ पे लॉ ने देखे ट्रेडिशन पे बात डाल दी है। अगर आपका मुल्क का ट्रेडिशन है कि आपने एक्सेप्ट करनी है तो करनी है, मुल्क का ट्रेडिशन नहीं है तो आप भले रिजेक्ट कर दें, क्योंकि लॉ ने फ्री छोड़ा हुआ है कि चाहो तो हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट करो, चाहो तो ना करो। एक और सवाल है, अच्छा हाँ, ये भी आपको भेज दूंगा 71 से 78 एमसीक्यूज के आंसर। काफी दफा मुझे रिमाइंड करा चुके हैं लेकिन मेरे जहन से निकल जाता है, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। बाकी इस चैप्टर से लिंक और कोई सवाल है तो पूछें, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, वरना फिर हम अपने नए एक्ट की तरफ चलेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरफ। चलिए जी, किसी को कोई सवाल नहीं है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एक बात है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम खालिद महमूद चीमा साहब की किताब से इसलिए पढ़ लें क्योंकि एमसी कुचल साहब ने बहुत सी बातें उसमें ऐसी लिखी है जो आपसे बिलोंग नहीं करती, जो इंडिया से बिलोंग करती है, ठीक है। क्योंकि इंडियन राइटर है तो उन्होंने अपने मुल्क का जो उनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सी बातें कहता है, उन्होंने वो भी लिख दी है। तो मैंने चैप्टर जो खालिद महमूद चीमा साहब है इनका भी मोर और लेस सेम लिखा हुआ मटेरियल है, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जो इन्होंने छोड़ दी हो, ठीक है। तकरीबन इन्होंने सारी चीजें इस एक्ट के अंदर कवर की थी, ठीक है। तो इसलिए मैं इस बुक से ये पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी मुझे एक आध चीज ऐसी दिखी जो होनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने नहीं लिखी तो फिर वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जैसे हुंडीज उसमें लिखा हुआ है, हुंडीज पाकिस्तान की नहीं है, हुंडीज इंडिया में होती है, ठीक है। उन्होंने कुछ बातें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिखी हुई है जो कि पाकिस्तान में नहीं एप्लीकेबल है, तो इस तरह की चीजें तो या वहां पे आप कंफ्यूज होंगे, तो इस वजह से मैं वहां से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में खालिद महमूद चीमा साहब से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनका एक्ट तकरीबन उनके सेम ही लिखा हुआ है मटेरियल, जितना उन्होंने लिखा है उतना ही इन्होंने भी लिखा हुआ है, सारी बातें इन्होंने लिखी हुई है। लेकिन अगर आप सेल ऑफ गुड एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह देखेंगे तो खालिद महमूद चीमा साहब ने बहुत सी बातें नहीं लिखी। बहरहाल नेगोशिएबल में जो मैंने गो थ्रू किया था सारी चीजें सेम है, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज नहीं मिलती तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा जी, नेचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखिए, पहला चैप्टर है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो देखिए नेगोशिएबल के मायने होते हैं ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, कि कोई भी चीज उसको जस्ट आप डिलीवर कर दें हम कहेंगे वो ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर हो गई मतलब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, सिर्फ डिलीवर कर दें। कोई भी चीज जस्ट आप डिलीवर करते हैं हम कहते हैं ये ट्रांसफर हो गई, ठीक है। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट के मायने होते हैं रिटन डॉक्यूमेंट,
ठीक है, रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो कोई भी ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी हो, तो हम उसको कहेंगे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब डेफिनेशन देखते क्या लिखा है, द वर्ड नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी and the word instrument means a written document which creates a right in favor of some person, एक मिनट, which creates a right in favor of some person. Negotiable instrument is a piece of paper which entitles a person to such of money mentioned in it and which is freely transferable from one person to another. देखिए कहते हैं कि negotiable के मायने ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और इंस्ट्रूमेंट के मायने रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो किसी के फेवर में हो और सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकता हो, तो हम कहेंगे कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आपने यहाँ पे 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डील करने, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन आपने सबसे ज्यादा देखा भी है वो चेक देखा। बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है कुछ इंटर कॉमर्स हो तो उन्होंने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ हो, इसकी अकाउंटिंग उन्होंने शायद पढ़ी भी हो अगर कोई इंटर कॉमर्स आप में है तो। ठीक है, बाकी प्रोमिसरी नोट वगैरह, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह आपने कभी रियल लाइफ में नहीं देखे होंगे, लेकिन चेक एक बड़ा कॉमन है जो कि आपने सबसे ज्यादा देखा। ठीक है, तो चेक को अगर गौर करें तो एक ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट ही होता है। ठीक है, और किसी ना किसी के फेवर में बना हुआ होता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सैंपल एग्जाम में आएंगे। देखिए सैंपल इस तरह से आ सकता है कि आपको एक, इसमें बुक में भी सैंपल दिया हुआ है, अगर आपको एक सैंपल दे दिया जाए और आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए जी ये प्रोमिसरी नोट है, नेगोशिएबल या बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, तो बड़ा आसान सा होता है, आप पहचान जाएंगे। या एक चेक आ जाए, उससे उस पर कुछ ऐसी चीज लिखी हो, पूछा जाए जी ये क्रॉस चेक है, बेयरर चेक है, कौन सा चेक है, या स्पेशल क्रॉसिंग है, तो ये चीज आ सकती है एमसीक्यूज में। कोई इसमें मसले की बात नहीं है, आ सकती है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत इजीली जज कर सकते हैं आप। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीली ट्रांसफरेबल। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या हमारे पास डेफिनेशन से आती है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। द राइट ऑफ ओनरशिप इन दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इजीली if the instrument is payable to bearer, the property in negotiable instrument is transferred to the transferee by delivery. If the instrument is payable to order, the payment property in negotiable instrument transferred by endorsement and delivery. देखिए पहली बात कहते हैं कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब उसकी ट्रांसफरेबिलिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आगे ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर एक पेबल टू बेयरर था, बेयरर कौन होता है? ठीक है, अगर पेबल टू बेयरर बना हुआ था तो बेयरर के पास सीधी सी बात है, आप उसको ट्रांसफर करेंगे, आप सिर्फ डिलीवर करेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे पास एक कैश चेक था, आज मेरे पास है, मेरा है, कल आपको दिया, आपका है, परसों आपने किसी को दिया, वो उसका है। ठीक है, ये पेबल टू बेयरर था। अगर पेबल टू ऑर्डर हो जाए तो फिर आपने इंडोर्स करना पड़ता है। इंडोर्स का मतलब है उस पर अपना साइन करना पड़ता है, स्टैम्प करना पड़ता है। अब आप इंडिविजुअल है तो आपकी स्टैम्प तो होगी नहीं, साइन नहीं होगा, आप साइन करते हैं, इंडोर्स करते हैं और आगे डिलीवर कर देते हैं। जब भी आप चेक को देखें तो चेक के पीछे कभी उसको पलट के देखिएगा, इंडोर्समेंट की भी लाइन होती है। ठीक है, चेक के पीछे आप कभी भी उसको पलट के देखेंगे ना तो इंडोर्समेंट की भी एक लाइन आ रही होती है। ठीक है जी, अच्छा जी, एक सवाल आया हुआ है, व्हाट इज बेयरर? बेयरर होता है जो होल्डर होता है, जो उसको संभाला हुआ होता है। ठीक है, जिसके पास वो मौजूद होता है, पोजीशन में होता है, वो बेयरर हो गया। अगर पेबल टू बेयरर था तो सिर्फ ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी कर दें। अगर पेबल टू ऑर्डर था कि ऑर्डर पे बना हुआ था किसी के नाम पे, तो आप उसको पीछे से साइन करके इंडोर्स करेगा वो शख्स, तो वो डिलीवर हो जाए। मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल है। देखिए अगर इंडोर्समेंट भी हो रही है तो रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, प्रोडक्ट ट्रांसफरेबल है। लेकिन अगर उस पर इंडोर्समेंट, अगर उसकी ट्रांसफरेबिलिटी
फिर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि ये प्रोडक्ट मजीद आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता इंस्ट्रूमेंट, तो इसका मतलब है फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंडोर्समेंट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्शन आ गई है, नहीं है, अभी भी वो फ्रीली ट्रांसफरेबल। फर्क इतना है कि पहले डिलीवरी से ट्रांसफर हो रहा था, अब डिलीवरी के साथ साइन से ट्रांसफर हो, मतलब उसकी जो ट्रांसफरेबिलिटी है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी किसी। राइट्स ऑफ होल्डर, होल्डर जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, a holder of a negotiable instrument has a right to recover the money from the person liable on the instrument. The holder can recover this amount himself or transfer his right to another person. The transferee can sue the person liable in his own name in the case of dishonor. The holder of the instrument need not give notice to the transfer to the party liable. होल्डर का ये राइट है कि जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, पहली बात तो वो होल्डर है और उसका ये राइट है कि वो उससे पैसे रिकवर कर ले। फॉर एग्जाम्पल एक चेक है मेरे पास है, मैं उसका होल्डर हूँ, आपके पास गया, आप होल्डर बने, तो आपके पास ये राइट है, आप जो है पैसे रिकवर कर ले, डायरेक्ट जाके बैंक से निकाल ले। अगर चेक बाउंस हो जाता है, मुझे एक शख्स ने चेक दिया, मैंने आगे आपको दिया, ठीक है, अगर वो चेक बाउंस हो गया, आप बैंक गए, क्लियर नहीं हुआ नॉट सफिशिएंट फंड की वजह से, तो आप मुझ पे सूट फाइल नहीं करें, आप डायरेक्ट वो जिसके नाम का चेक था, जिसने चेक बनाया था, उसके ऊपर भी सूट फाइल कर सकते। और आपको ये भी जरूरी नहीं है कि आप मुझे भी नोटिस में लाए कि यार तुमने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया, वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें ये भी जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी सूट फाइल कर सकते। तीसरा, आपके पास है मेटल टाइटल। एक मिनट, एक सवाल है, पॉइंट 2, देखिए पॉइंट 2 क्या है, पॉइंट 2 आसान है, होल्डर कौन है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है। एक चेक है, मुझे एक बात बताओ, एक चेक है, मैंने तुम्हें दिया बनाकर, तुम लेके गए वो चेक और तुमने वो चेक आगे दे दिया किसी को, अगर कल को वो चेक बाउंस हो जाता है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो वो बंदा तुम पे सूट फाइल नहीं करेगा, वो डायरेक्ट मुझ पे सूट फाइल कर सकता है, ये उसका राइट है। इवन तुम्हें तो वो नोटिफाई भी चाहे तो ना करे कि भाई मैंने उस पार्टी में सूट फाइल कर दिया कि जो चेक तुमने दिया था वो बाउंस हो गया, ठीक है, डायरेक्टली सूट फाइल करेगा, क्लियर है। फिर आपके पास आता है मेटल टाइटल। A person taking the negotiable instrument in good faith without negligence and for value or trusting it bona fide becomes holder in due course. He gets the instrument free from all defect. He is not affected by any defect of the title of the transferor or any prior party. A holder in due course gets a better title even the title of the transferor might be defective. देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, इसको मैं जरा सा डेफर कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, या चले हल्का सा आपको मैं बता देता हूं कि देखिए होल्डर वो होता है जिसके पास चेक होता है, सॉरी जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया हुआ होता है, मौजूद होता है, पोजीशन में होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है जिसके पास कंसीडरेशन के अगेंस्ट में कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है। फॉर एग्जांपल आपने भी बदले में कुछ दिया और उसके अगेंस्ट में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला, तो आप होल्डर नहीं कहलाएंगे, आप होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएंगे। होल्डर तो हर वो शख्स है जिसको चेक मिल गया। फॉर एग्जांपल मैं रास्ते से चल रहा हूँ, मुझे एक चेक पड़ा हुआ मिल गया, मैं होल्डर बन गया, मैंने कोई कंसीडरेशन नहीं करी अगेंस्ट में। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ये है कि मुझे किसी कंसीडरेशन के अगेंस्ट में चेक मिल रहा है। जैसे कि मेटल टाइटल की क्या बात है कि मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे एक चेक गिरा हुआ मिला, मैंने वो चेक उठा लिया, मैं बन गया होल्डर। अब देखिए तो मेरा टाइटल डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव कैसे? क्योंकि मेरे पास ओनरशिप नहीं है उसकी, वो मेरा नहीं है, मेरा टाइटल और उसका डिफेक्टिव ही है। लेकिन मैं आगे गया, मैंने मार्केट से एक रिंग परचेस करी और वो चेक उसको दे दिया, अब वो बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बना, कैश चेक है, ठीक है, ये
वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बना। जब वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कैसे बना, क्योंकि उसने कंसीडरेशन के अगेंस्ट में लिया, तो कंसीडरेशन के अगेंस्ट में लिया, होल्डर इन ड्यू कोर्स बना, तो उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं, उसका टाइटल प्रॉपर है, वो जाए और कैश करा ले चाहे। मेरा टाइटल डिफेक्टिव था, होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल डिफेक्टिव नहीं है, उसको हमेशा एक एटल टाइटल मिलेगा। या आगे आप होल्डर इन ड्यू कोर्स के चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ये बात। फिर मजीद इसमें प्रॉमिस और ऑर्डर। A negotiable instrument contains an unconditional promise or order to pay. देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो प्रॉमिस होगा या ऑर्डर होगा, लेकिन जो भी होगा अनकंडीशनल होगा। देखिए, अगर प्रॉमिस होगा, प्रोमिसरी नोट होगा, तो उसमें कोई प्रॉमिस हुआ होगा कि मैं आपको 10,000 रुपए पे करूंगा फला तारीख को, इस तरह के जुमले होंगे। ये वादा आप करेंगे और ये अनकंडीशनल वादा होगा, कोई कंडीशन अटैच नहीं होगी कि आप ये काम कर लेंगे तो मैं पैसे दूंगा या वो काम कर लेंगे तो मैं पैसे दूंगा, नहीं, अनकंडीशनल। और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि मैं अगले को हुक्म कर रहा हूँ कि भाई आप मुझे 10 तारीख को फला पैसे देंगे, इतना अमाउंट देंगे, ये ऑर्डर टू पे हो गया। ठीक है, तो प्रॉमिस होगा या ऑर्डर होगा। पांचवा पॉइंट, एक सर्टेन अमाउंट होगा, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। In a negotiable instrument, the promise or order is made for the payment of a certain amount. The person liable to pay on the instrument must pay a certain amount of money and not anything else. It can call for payment in currency, but cannot ask for payment in goods. देखिए जी, एक सर्टेन अमाउंट होगा, आपने पैसे ही देने होंगे, आपने उसके अगेंस्ट में कोई गुड्स वगैरह या कोई दूसरी चीज नहीं देनी होगी, पैसे ही देने होंगे। Presumptions मजीद है, certain presumptions of law apply to all negotiable instruments such as consideration date, time of acceptance, stamp and holder in due course. Therefore, it is not necessary for the party entitled to receive money on the instrument to prove the validity of his claim. Presumptions की बात हम वही करते हैं कि लॉ की मुख्तलिफ प्रिजम्पशंस जो है, कंसीडरेशन डेट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, देखिए इसको हेडिंग को इस तरह लें कि आपकी तमाम की तमाम जो प्रिजम्पशन है लॉ की, मुख्तलिफ डेट है, टाइम है, एक्सेप्टेंस है, वो तमाम चीजें इसको वैलिडेट करती है। लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ अगर पैसे लिखे हुए, अमाउंट लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक चेक दिया, उस पर डेट नहीं लिखी, ना कुछ भी फिल नहीं करा, सिर्फ अमाउंट लिख दिया, तो भाई वो एक वैलिडेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वैलिडिटी कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि आप डेट, टाइम, एक्सेप्टेंस, स्टैम्प, सारी चीजें, प्रॉपर साइन वाइन, सारी चीजें करेंगे। मुख्तलिफ उसकी प्रिजम्पशन है, मुख्तलिफ क्लॉजेज है, वो तमाम आप पूरे करेंगे तो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट बनता है। सिर्फ अगर आप एक पेमेंट अमाउंट लिखते हैं, सिर्फ पैसे लिखते हैं, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता। सातवां, इन राइटिंग होना चाहिए। A negotiable instrument must be in writing. An oral promise or order to pay money cannot be called a negotiable instrument. सातवां, कि हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न फॉर्म में होगा। ठीक है, हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटर्न फॉर्म में होगा। कभी भी ओरल प्रॉमिस को आप नेगोशिएबल या ओरल ऑर्डर को आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते। जरूरी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिटर्न फॉर्म में ही आपके पास होगा। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, मजीद इसमें है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट्स हो गया, चेक्स हो गए, डिविडेंड वारंट हो गए, शेयर वारंट हो गए। देखिए डिविडेंड वारंट क्या होता है, बेसिकली जब आपको कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो एक डिविडेंड वारंट आता है, एक लेटर आता है जिसको आप डिविडेंड वारंट कहते हैं, और वो दिखा के आपको डिविडेंड मिल जाए, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह से शेयर वारंट होता है कि जब आप शेयर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए भी एक लेटर पहले आता है जिसको हम शेयर वारंट कहते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट में फिर आपको शेयर इशू हो जाते हैं। इसी तरह बेयरर है, बेयरर डिबेंचर है, डिबेंचर के बॉन्ड के मोर और लेस सेम थिंग है, गवर्नमेंट सर्कुलर नोट्स हैं, बैंक ड्राफ्ट्स हैं, एटसेट्रा, बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन हमने इस एक्ट के अंदर
हमने जो अपने कोर्स में पढ़ना है वो प्रोविजनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना। नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, शेयर सर्टिफिकेट, कैरियर रिसिप्ट, बिल ऑफ लैंडिंग, ये तमाम के तमाम नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल भी नहीं होते। आपने कौमी बचत में पैसे लगाए हुए, कौमी बचत के पैसे आप ले सकते हैं। आपने सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हुए, नेशनल सेविंग स्कीम के जरिए आपने सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हुए, वो सेविंग सर्टिफिकेट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, वो नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हालांकि पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन वो नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। इसके बाद आगे हमारे पास, अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को, और फिर मजीद आगे जो जितने भी चैप्टर आएंगे वो इन्हीं की डिटेल्स आएंगे। इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट काम आएंगे भाई, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर के कॉन्सेप्ट कैसे बने हुए। देखो, अगर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बने हुए तब भी ये समझ में आ जाएगा, नहीं बने हुए तब भी ये समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ये उसके बिना भी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम बारी बारी इन्हीं सबको डिटेल पढ़ेंगे, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोविजनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक है, फिर इन्हीं में हमने मजीद इनके क्लॉजेस पढ़ने, एक्सटेंशन पढ़नी है, और इसी में पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद हमारा लीगल स्ट्रक्चर और टेम्परल रूल्स एंड ऑर्डिनेंस रह जाएगा, जो कि कहने को 35% है, लेकिन टाइम बहुत कम लेगा। ठीक है, तो यहीं तक हम रखते हैं। अगर कुछ पूछना है तो आज की क्लास से पूछ लें, बाकी कल से हम इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे इसी को। चले जी, कोई नहीं पूछ रहा, हम इसी को खत्म कर दें यहाँ पे क्लास को फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।